इतिहास का हमारे जीवन में, हमारे वर्तमान में हिस्सा है, क्योंकि इतिहास एक लंबी कहानी है जिसमें हमारा भी एक किस्सा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 1 के विषय में। इतिहास का अध्याय 1 जिसका शीर्षक है फ्रांसीसी क्रांति, जिसकी शुरुआत होती है 14 जुलाई की एक सुबह के साथ में। तारीख है 14 जुलाई, साल चल रहा है 1789 और ये सुबह जो है लेकर के आती है पेरिस नगर में एक आतंक का माहौल। अब प्रश्न ये उठता है कि पेरिस नगर में फैले इस आतंक के माहौल का कारण क्या है? तो इसका कारण है एक अफवाह जो जुड़ी हुई है एक आदेश से। पहले आदेश समझिए। आदेश ये है जो सम्राट ने दिया है यहाँ की सेना को कि वो शहर में घुस जाए, लेकिन सिर्फ यही आदेश जो है यह आतंक के माहौल को पैदा करने का कारण नहीं है। इस आदेश के साथ जुड़ी हुई है एक अफवाह, और वो अफवाह ये है कि सम्राट ने ये भी कह दिया है सेना को कि वह नागरिकों पर गोलियां चलाएगी, और यही कारण है पेरिस नगर में आतंक के माहौल की। लगभग 7,000 मर्द और औरतें एकत्र हो गए हैं टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने गठन करने का निर्णय ले लिया है एक जनसेना को। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इस कहानी में घुस चुके हैं और इस कहानी से जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इस कहानी को समझने के लिए। सब कुछ हमारे मानस पटल की कल्पना के पर्दे पर दिखाई देना चाहिए। मेरे शब्द आपकी कल्पनाओं को शक्ति देंगे ताकि आप इमेजिनेशन के द्वारा इस कहानी का हिस्सा बन सके और देख पाए सब कुछ अपनी आंखों के सामने गुजरता हुआ और घटता हुआ, ताकि आज इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा पहलू न रह जाए शेष जो हमें समझ में ना आए। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जिसका उत्तर हम न दे पाएं। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। 14 जुलाई की सुबह है, 1789 साल चल रहा है। पेरिस नगर में माहौल है आतंक का, क्योंकि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया है, और अफवाह है कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश वो देने वाला है। और 7,000 मर्द और औरतें एकत्र हो गए हैं कहाँ पे? टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने निर्णय ले लिया है एक जनसेना के गठन करने का। हथियारों की खोज में वे लोग जुट चुके हैं और बहुत से सरकारी भवनों के अंदर वो जबरन प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि अगर उन्हें भी लड़ना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, तो आवश्यकता पड़ेगी हथियारों की। अंततः दोस्तों, सैकड़ों लोगों का एक समूह, एक ग्रुप जो है वो पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा है। अब ये पूर्वी भाग की ओर क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पर है एक किला जो है बास्तिल का किला। इस किले की जेल को तोड़ डाला गया है। उम्मीद है कि यहाँ पर भारी मात्रा में हथियार मिलेंगे। यहाँ की जेल को तोड़ दिया है और भारी मात्रा में जो यहाँ पर है, लोगों को संभावना है कि गोला और बारूद, असला यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, हथियारों पर कब्जे की इस लड़ाई में, सशस्त्र लड़ाई में, बास्तील के कमांडर को मार दिया जाता है। वह मारा गया और कैदी जो है वो छुड़ा लिए गए। इन कैदियों की संख्या जो है वो है केवल 7 जिनको छुड़ाया गया है। सम्राट की अगर बात करें तो सम्राट की जो निरंकुश शक्तियां हैं उसका एकमात्र प्रतीक आप कह लीजिए कि माना जाता था इस किले को, बास्तील किले को। और मैं आपको बता दूं कि यह सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, द्योतक था। इसीलिए लोगों का ऐसा मानना था कि यदि इस किले को ध्वस्त कर दिया जाए तो वह सम्राट की शक्ति को बहुत ही क्षीण कर देंगे, यानी कमज़ोर कर देंगे। और ये लोगों की घृणा का केंद्र भी था, लोग इससे नफरत करते थे। कारण इसका कुछ भी हो सकता है, शायद बेगुनाह लोगों को वहाँ पर सज़ा दी जाती होगी, है ना, या फिर जिन्हें दी जानी चाहिए उन्हें मुक्त कर दिया जाता होगा। बहरहाल समझते हैं और बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। इसीलिए दोस्तों, किले को ढा दिया गया, यानी कि उसे ध्वस्त कर दिया गया, और उसके अवशेष को, सिर्फ इतना ही नहीं कि उसे तोड़ दिया गया, बल्कि उसके अवशेष को बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे, है ना। मुझे उम्मीद है कहानी बहुत रोचक होती जा रही है और आपको समझ में आ रही है।
दोस्तों, इस घटना के बाद कई दिनों तक के पेरिस और देश के जो देहाती क्षेत्र थे, उसमें कई और संघर्ष हुए, एक के बाद एक निरंतर। यानी आप समझिए कि बास्तील के किले को जो ध्वस्त किया गया, उसने इन संघर्षों को एक नई हवा दे दी। अधिकांश जनता पाव रोटी, समझिएगा दोस्तों, पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। जिस प्रकार से आज हम अपने भोजन की थाली में अलग अलग तरह के पकवान परोसते हैं और रोटी जो है हम उसे खाते हैं, वो हमारा मुख्य आधार होती है भोजन का। उस समय की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो पाव रोटी का उपयोग करती थी, है ना। कारण थी वहाँ की गरीबी, है ना, और उसकी जो कीमतें थी वो बढ़ा दी गई थी और ये उसका विरोध कर रही थी अधिकांश जनता। और बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए जो इतिहासकार थे, उन्होंने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा दोस्तों, ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति यानी परिणाम फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कहानी का अंत इस तरह से हो सकता है। कहानी का तो नहीं, आप समझ लीजिए कि कहानी के एक हिस्से का अंत इस तरह से हो सकता है। अब प्रश्न हमारे सामने है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को, जो हमारे लिए इस कहानी को और ज़्यादा महत्वपूर्ण और रोचक बना देगा। इस चित्र को देखिए। बास्तील ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। आप देख सकते हैं किस तरह से किले को जो है वह ध्वस्त किया जा रहा है। अब बात करते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की। दोस्तों, सन 1774 में एक राजवंश था बूर्बो। बूर्बो राजवंश का लुई 16 जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यानी अब फ्रांस का जो नया सम्राट है वो कौन है? बूर्बो राजवंश का लुई 16। दोस्तों, उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और वह सम्राट बन गया था। और अगर वह सम्राट है तो उसका विवाह किसी साम्राज्ञी से होगा, रानी से होगा, और उसका विवाह हुआ ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएट से। ठीक है। अब राज्यारोहण हुआ और उसके समय उसने उसने देखा कि जो राजकोष है, जो खजाना है, वो खाली है। कारण क्या है दोस्तों? लंबे समय तक के युद्ध चले, जिसके कारण फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन थे वो पूरी तरह से हो गए थे नष्ट, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे। और वर्साइल्स की अगर हम बात करें तो वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की जो शान व शौकत थी उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी था, है ना। और उसकी शान व शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का जो बोझ था वो अलग से था, है ना। अब ये फिजूल खर्ची क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने कई कहानियाँ देखी हैं, कई फिल्में ऐसी देखी है जिसमें हम जानते हैं कि एक राजा जो है वो उसकी शान व शौकत जो है वो बहुत होती है। एक राजवंश जो है, किंगडम है, तो उसकी अपनी एक शान व शौकत होती है और उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जिन्हें करना ज़रूरी है, वो फिजूल खर्च कहलाते हैं। दोस्तों, लुई 16 के शासनकाल की अगर हम बात करें तो उस समय फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, समझिएगा, आप जानते हैं कि उपनिवेश का मतलब क्या होता है। तो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को फ्रांस ने साझा शत्रु जो था, जो कि फ्रांस का भी था, वो था ब्रिटेन, उससे आज़ाद कराने में करी थी सहायता दी थी। और इस युद्ध के चलते दोस्तों फ्रांस पर 10 अरब लिव्रे से भी अधिक का कर्ज था। ये वहाँ की मुद्रा है, लिव्रे। ठीक है। और दोस्तों, जबकि फ्रांस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। आप समझिए, पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ था और इसके बाद में इस सहायता की वजह से जो उसने अमेरिका की थी, क्यों करी थी? क्योंकि वो अपने साझा शत्रु जो कि था ब्रिटेन, उसके 13 उपनिवेशों को जो है अमेरिका के, वहाँ से आज़ाद कराना चाहता था। ठीक है ना। दोस्तों, सरकार से कर्जदाता अब 10% की मांग करने लग गए थे जो उन्हें कर्ज दे रहे थे। और इसके परिणाम से दोस्तों फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी।
ठीक है, आप समझिए, आप जानते हैं कि बजट की अहमियत क्या होती है। और अब जो बजट आ रहा था, उस बजट में क्या किया गया कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो कर्ज़ को चुकाने के लिए वहाँ पर डाला गया था। किया क्या गया, आप इसे समझिए। अपने नियमित खर्च जैसे कि कौन-कौन से होते हैं? सेना का रख-रखाव करना होता है, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, या हम बात करें जो विश्वविद्यालय हैं, उनको चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार जो है वो टैक्स में इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि के लिए मजबूर हो गई। ठीक है, टैक्स को बढ़ाया जाने लगा और ये कदम दोस्तों नाकाफ़ी सिद्ध हुआ, यानी काफ़ी नहीं था क्योंकि कर्ज बहुत अधिक था। 18वीं सदी में दोस्तों फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। अब ये 3 स्टेट्स क्या थी, इसे समझिए। 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जो थे, यानी कि जो जनसाधारण थे, वही कर जो है वो अदा करते थे। इस चित्र को पहले देखिए। यहाँ पर हमें बताया गया है फर्स्ट स्टेट के बारे में, प्रथम स्टेट। इसमें आप देख रहे हैं पादरी वर्ग को। फिर सेकंड स्टेट को देखिए, इसमें है कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में आता है बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी और वकील, और किसान और कारीगर। और आते हैं छोटे किसान जो कि भूमिहीन भी हैं, मजदूर और नौकर भी। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा कि तीसरे स्टेट के जो लोग हैं, यानी जो ये लोग हैं, यही लोग जो हैं ये टैक्स पे करते थे। देखिए, इसे और विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज जो है वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। ठीक है, प्राचीन राजतंत्र जो है ये पद का प्रयोग सामान्य रूप से सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए किया जाता था। दोस्तों, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था जो है उसको अभी हमने इस चित्र 2 के माध्यम से देखा, है ना। तो पूरी आबादी में दोस्तों 90% लोग जो थे वो किसान थे। आप समझिए कि पूरी आबादी जितनी भी है उसमें 90% लोग कौन हैं? किसान हैं। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम है, यानी ऐसे किसान बहुत कम हैं जो कि ज़मीन के मालिक हैं। लगभग दोस्तों इसमें से 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के जो अमीर लोग हैं उनका अधिकार, यानी प्रथम स्टेट के लोगों का अधिकार है, द्वितीय स्टेट के लोगों का अधिकार है, और तृतीय स्टेट में यानी तीसरे स्टेट्स में जो अमीर लोग आते हैं उनका अधिकार है। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जो कि जन्मना थे, यानी जन्म से ही उन्हें प्राप्त होते थे। और इनमें से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार क्या था? तो वह था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी ये राज्य को कर नहीं देने वाले हैं, नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब जो सरकार ने कर में वृद्धि करी है उसका पूरा बोझ उन गरीब किसानों के ऊपर, भूमिहीन नौकरों, मजदूरों के ऊपर आ गया है जो कि अपनी ज़मीन के मालिक भी नहीं हैं, यानी उनके पास अपनी निजी ज़मीन भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। इसके अलावा भी वो किसानों को सामंती कर वसूल किसानों से किया करते थे, है ना, करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए मजबूर थे, यानी कि बाध्य थे। दोस्तों, चर्च की अगर हम बात करें तो चर्च भी वहाँ पे किसानों से करों यानी टैक्स का एक हिस्सा, जिसे वो टाइद कहते थे, एक तरह का धार्मिक कर है, इसके रूप में वह वसूलता था। इसके ऊपर से दोस्तों तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, है ना। और इन करों में दोस्तों टाइल, जिसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, और उनके अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का जो सारा बोझ है वो करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। और जनता में कौन थे? तीसरे स्टेट्स के वो गरीब लोग जिनका जिक्र अभी हमने किया है। आगे बढ़ने से पहले कुछ नए शब्द हमारे सामने आए हैं, इन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि लिवरे, मैं आपको बता चुका हूँ कि यह मुद्रा थी, फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में शब्द आया है एस्टेट, है ना। क्रांति पूर्व यानी क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को बताने के लिए, उसे व्यक्त करने के लिए ये एक तरह की श्रेणी थी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय हम पढ़ चुके हैं।
बात करते हैं पादरी वर्ग की, तो चर्च के विशेष कार्य जो उस समय किए जाते थे वो जिन लोगों के समूहों के द्वारा किए जाते थे, उन व्यक्तियों का जो समूह था उसे वह पादरी वर्ग कहलाता था। इसके अलावा हमने टाइद के विषय में पढ़ा। चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला यह एक कर है और ये कर जो है कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। मान लीजिए कि 10 हिस्से अगर हम बांट दें अपनी उपज, एक किसान है उसने अपनी उपज को 10 बराबर हिस्सों में बांटा, तो उसमें से जो एक हिस्सा है वो उसे देना होगा टाइद के रूप में। बात करें टाइल की, तो ये सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला यानी कि प्रत्यक्ष कर था, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से अभी तक की कहानी समझ में आ गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं ये चित्र यहाँ पर हमें बताया गया है। इसमें जो ये व्यक्ति है ये एक गरीब व्यक्ति है जो अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लेकर के आ रहा है। और ये जिसे आप देख रहे हैं ये एक ज़मींदार है, जो मोटू ज़मींदार जिसे कहा गया है, जो सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हुआ है और वो उसको एक नज़र देखता भी नहीं है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ज़मींदार है इसको यहाँ पर इस चित्र में मकड़े की तरह दिखाया गया है, जिसने अपना एक जाल फैलाया हुआ है जिसमें ये जो है आकर के जो मक्खी है वो फंस गई है ना। मुझे उम्मीद है कि आप इस चित्र का आशय समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है, और कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान है मक्खी। ठीक दोस्तों, जीने का संघर्ष, इसे समझते हैं। अब अगर हम बात करें 1715 की, है ना, तो 1715 में आप समझिए कि जो जनसंख्या थी वो थी 2.3 करोड़। ठीक है, और फिर 1789 यानी 1789 की अगर हम बात करें तो इस समय जो जनसंख्या है वो है 2.8 करोड़। आप देख सकते हैं कि जनसंख्या जो है वह बढ़ गई है, लेकिन अनाज की जो उत्पादन क्षमता है, ये जो अनाज का उत्पादन है वो इतना नहीं बढ़ पाया। तो क्या हुआ कि फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़ करके 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम क्या हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई, है ना, अनाज की। और अधिकांश लोगों के जो मुख्य खाद्य थे उस समय, मुख्य खाद्य क्या था, पाव रोटी, है ना, तो उसकी कीमत में तेज़ी से हुई वृद्धि। ठीक है, अधिकतर जो कामगार थे वो कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी कौन तय करता था, मालिक तय करते थे। लेकिन दोस्तों, मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। परिणाम ये हुआ कि अमीर गरीब की जो खाई थी वो और ज़्यादा चौड़ी होती चली गई और स्थितियाँ धीरे धीरे बद से बदतर होती चली गई। और ज़्यादा बदतर वह तब हो जाया करती थी जब सूखा पड़ जाता या ओलावृष्टि हो जाती, और इन सब की वजह से जो पैदावार होती थी वह गिर जाती थी, अनाज फसल बर्बाद हो जाती थी। इससे रोज़ी रोटी का संकट पैदा हो जाता था, और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में होना काफ़ी आम बात थी। नए शब्द हमारे सामने हैं जिस पैराग्राफ में आए हैं, जीविका संकट और अनाम, तो खैर इसका मतलब होता है जिसका नाम मालूम नहीं है। जो यहाँ लिखा हुआ है, जो चित्र अभी हमने देखा था वह एक अनाम उत्कीर्ण चित्र है, यानी जिसने बनाया उसका नाम पता नहीं है। जीविका संकट को समझ लीजिए, यह एक ऐसी चरम स्थिति है ना, जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन जो होते हैं ना, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब, ये भी खतरे में पड़ने लगते हैं, यानी इनकी भी आपूर्ति नहीं हो पाती। ठीक है, एक छत मिलना मुश्किल हो जाता है, अनाज नहीं मिलता है, अपनी भूख प्यास से दुखित व्यक्ति जो है अपने परिवार की जो आजीविका है वो भी नहीं चला पाता। तब कहा जा सकता है कि जीविका जो है संकट में है, जीविका संकट पैदा हो गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि उभरते मध्यवर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। दोस्तों, कर बढ़ रहे थे, है ना, तो पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, है ना, यानी यह पहली बार तो था नहीं। लेकिन दोस्तों, उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, कोई भी साधन और कार्यक्रम तो नहीं थे, है ना। और ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर के नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। आप
आपको याद होगा कि अभी हमने पढ़ा है कि जो 60% भूमि थी उसके जो मालिक थे उनमें तीसरे स्टेट के वो लोग भी थे जो कि शिक्षित थे, समृद्ध थे, कुलीन वर्गों में आते थे। तो अब उन्होंने जो है ये जिम्मेदारी उठा ली है, ठीक है ना। 18वीं सदी में दोस्तों एक नए सामाजिक समूह का उदय होता है और वह समूह जो है कौन सा है, जिसे मध्य वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? मध्य वर्ग। इसे आप ध्यान से समझिएगा, है ना। इसने क्या किया दोस्तों, इस मध्य वर्ग ने फैलते समुद्र पारीय व्यापार, है ना, समुद्र के पार जो व्यापार होता था, और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यानी इनके पास जो भी धन दौलत थी, जो संपत्ति थी, वो कहाँ से लाए थे? ये जो समुद्र के उस पार व्यापार हो रहा था, है ना, ऊनी रेशमी वस्त्रों का, इससे इन्होंने ये संपत्ति अर्जित की थी। दोस्तों ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था, है ना, या फिर समाज के जो उस समय समृद्ध लोग थे वो उसे खरीद लेते थे, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, ठीक है। दोस्तों तीसरे स्टेट में इन सौदागरों को और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें शामिल थे, जो मानवीय संसाधन में आते हैं, है ना। मानव संसाधन में कौन कौन से लोग? प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग। अब आप समझिए, शिक्षित वर्ग भी इसमें है और ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास में जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, जो कि हमने देखा था कि प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों के पास में विशेष रूप से थे और कुलीन वर्गों के पास में, है ना, अभी हमने देखा। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, है ना। ये ये मानना किसका था? इन मध्य वर्ग के लोगों का, ठीक है ना, जिसका जन्म कब होता है? 18वीं सदी में, ठीक है। दोस्तों स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की ये जो परिकल्पना थी, ये जॉन लॉक और ज़िया जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने उस समय प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। आप समझिए कि यह सिद्धांत पहले से था, इसका खंडन जॉन लॉक ने किया था, ठीक है। रूसो ने क्या किया? इसी विचार को आगे बढ़ाया और जनता को और उसके प्रतिनिधियों के बीच में, यानी जो जनता का प्रतिनिधि कर रहे थे, उनके बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा, जिसमें जो है एक समाज जो है वो बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ता है, समान रूप से हिस्सा लेता है। दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना करी और उसमें सरकार के अंदर क्या किया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही कि तीनों का एक दूसरे में के प्रति कोई दखल नहीं होगा, यानी सत्ता का क्या होगा? विभाजन कर दिया जाएगा। राजनीति विज्ञान में हम यह चीज़ देख चुके हैं कक्षा 8 में, है ना, आपको याद होगा। दोस्तों जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, याद रखिए हमने लुईस 16 के बारे में पहले पैराग्राफ में ही पढ़ा, है ना। तो इसी 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने के लिए क्या किया गया था? जो सहायता दी गई थी, है ना, फ्रांस के द्वारा। तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को क्या कर दिया? आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी जो कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा सुझाई गई। कहाँ पर? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक उसकी रचना में, ठीक है। दोस्तों समझिए, फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक हैं उनके लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी जो है वो प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। आप समझ पा रहे हैं ना। फ्रांस के लिए जो राजनीतिक चिंतक थे, जो फ्रांस के बारे में सोचते थे, उसकी राजनीति समाज के बारे में सोचते थे, उनके लिए ये जो अमेरिकी संविधान था ना, और इसमें जो व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी दी गई, ये बनी मोटिवेशन, है ना, प्रेरणा। दोस्तों दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलॉन की गोष्ठियाँ हुई और इसमें गर्मा गर्म बहसें हुआ करती थी उस समय, और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार होता था। पुस्तकों में, अखबारों में लोग जब इनको पढ़ते थे तो उनके बीच ज़ोर से पढ़ा जाता था। क्यों? क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उन्हें समझ सकें। और दोस्तों इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए गए, है ना, लगाए जाने की जो खबर थी वो फैल गई, और इससे विशेष अधिकार वाली व्यवस्था जो थी उसके विरुद्ध आम लोगों का, जनता का, जो खासकर तीसरे स्टेट के लोग हैं, उनका गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया, ठीक है।
दोस्तों, यह एक स्रोत हमारे सामने है, मैं इसे शब्दशः पढ़ना चाहूँगा, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कोई शब्द ऐसा है जो मुझे समझाना है, तो मैं वहाँ पर रुक कर उसको आपको समझाऊँगा भी। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर पहले नंबर पे लिखा गया है, आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डॉन्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। अब जॉन डॉन्टन ने क्या लिखा, इसे समझिए। मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेजों में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई औहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू तक नहीं था, यानी एक पैसा तक नहीं था। उस समय फ्रांसीसी पैसा सू कहलाता था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर हमें उपलब्ध नहीं कराए थे। दूसरा स्रोत समझिए। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी ये जो टिप्पणी लिखी गई है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। ठीक है ना, जो आर्थर यंग ने लिखी है, समझिए। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है, अलग होती है, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता। जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उठाना पसंद करते हैं, भोज उड़ाना, है ना, यानी कि आपने सुना होगा कई बार, है ना, कहते हैं कि अरे हमने तो खूब मज़े से जो है भोजन वहाँ पर किया, है ना, तो उस तरह का शब्द है। भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। यानी यहाँ पर एक तरह से सच्चाई को बताया गया है चेतावनी के द्वारा कि जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, जो उन पर ध्यान नहीं देते, उन्हें बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए और अपनी दुखड़ा नहीं रोना चाहिए परिस्थितियों का, जब ऐसी खबर सामने आई कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया या बेटे का गला रेत दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर जो यंग है वो यही प्रकार का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जो कुछ भी हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, उसका परिणाम इन्हीं लोगों के द्वारा, ये जो कुलीन लोगों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, चर्च का जिक्र किया गया है, उन लोगों के द्वारा किया गया शोषण और अत्याचार है, जिसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं या पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रांति की शुरुआत की। दोस्तों, इससे पहले कि हम क्रांति की शुरुआत वाला ये जो पैराग्राफ है इसको समझें, हम सबसे पहले ये जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं इन्हें समझ लेते हैं। देखिए, 1774 ये वो समय है जब लुईस 16 फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है ना, 20 वर्ष का लड़का लुईस 16 राजा बन चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष जो है वो गहराता जा रहा है। फिर समय आता है 1789 का, जब एस्टेट्स जनरल का आह्वान होता है। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है और बास्टील पर हमला बोल दिया जाता है और देहात में किसानों का विद्रोह होता है। फिर 1791 1791 का समय, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। इसे समझिए कि जहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो अभी हमने इस अध्याय में नहीं देखा, हम देखने वाले हैं, जैसे 1791, 92, 93, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ताकि ये आगे हमें क्लिक कर दे हमारी बात को, है ना। तो 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। फिर 92 से 93 का जो समय है, फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन आ जाता है। 1804 की बात करेंगे, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। ठीक है, अब जब हमने यह एक छोटा सा ब्यौरा देख लिया है कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का, अब हम जो है इस पैराग्राफ पर आते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसकी छोटी सी बात कर लेते हैं। हमने देखा कि किन कारणों से लुई 16 ने जो है कर बढ़ा दिए, यानी टैक्स में इंक्रीमेंट कर दिया, है ना।
दोस्तों, अब हमसे यह पूछा गया है कि क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? तो मैं आपको बता दूँ कि कर बढ़ाना अगर राजा के मन में आए तो ऐसा नहीं कि आज राजा ने सोचा कि कल कर बढ़ा देंगे और सुबह उठकर बोल दिया कि आज से कर बढ़ गए, है ना? इतनी सरल प्रक्रिया इस प्रकार से यह नहीं होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दोस्तों, प्राचीन जो राजतंत्र था उसके तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। बात को समझिए, प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था? इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की एक बैठक बुलानी पड़ती थी और बैठक बुला करके जो नए कर होते थे उनके अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी दोस्तों, है ना? प्रतिनिधि सभा, आप समझिए एस्टेट्स जनरल का मतलब, जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि यानी लीडर्स को भेजते थे। याद रखिए, सिर्फ प्रथम द्वितीय नहीं, तृतीय भी भेजती थी, है ना? तीनों एस्टेट्स भेजते थे। लेकिन दोस्तों, सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी, है ना? इसकी अंतिम बैठक दोस्तों कब हो गई थी? 1614 में बुलाई गई थी और फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। अब से पहले कब बुलाई गई थी? 1614 में। अब कब बुलाई जा रही है? 1789 में, है ना? काफ़ी समय बाद। तो दोस्तों, प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, यानी पहले स्टेट की जो लीडरशिप कर रहे थे वो लीडर्स कितने थे? 300 प्रतिनिधि, 300 प्रतिनिधि, और दूसरे स्टेट्स ने भी कितने भेजे? 300 प्रतिनिधि। अब बात कर लें अगर तीसरे स्टेट के लोगों की, तो उनके थे कुल 600 प्रतिनिधि। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जो 300 प्रतिनिधि प्रथम और द्वितीय स्टेट्स ने भेजे, उनको आमने सामने की कतारों में बिठा दिया गया और तीसरे स्टेट के जो 600 प्रतिनिधि थे उनको उनके पीछे खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इस स्टेट के अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, यानी उन्हें आने की अनुमति नहीं थी। जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं और जो कारीगर हैं वो नहीं आ सकते। लेकिन इसके बावजूद 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई। सोचिए, 40,000 पत्रों के माध्यम से, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे, यानी वो 600 लोग जो कि तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, है ना, जो कि इस समय खड़े हैं। दोस्तों, एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, यानी एक वोट डालने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। लेकिन जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे दोस्तों, उन्होंने इस बार एक मांग रखी। मांग क्या है कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था दोस्तों, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है, जिस पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को दोस्तों संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, है ना? आप इस बात को समझिए कि तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो 90% जनसंख्या थी वहाँ की, है ना? ये हमने पढ़ा है। दोस्तों, 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली। शपथ क्या थी? कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला, जिससे सम्राट की शक्तियां कम हो जाए, ऐसा संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो असेंबली है ये भंग नहीं होगी। और दोस्तों, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। अब इसमें ये दोनों कौन थे? तो अगर हम बात करें मिराबियो की, तो इनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकार वाला जो समाज था उसको खत्म करने की ज़रूरत से सहमत थे। उसने एक पत्रिका भी निकाली मिराबियो ने, और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। बात करें आबेसिये की, तो यह मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है इस शीर्षक से, इस टाइटल से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी पैम्फलेट लिखा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखिए इस चित्र को। ये चित्र जो है वो उसी शपथ का चित्र है जो ली गई टेनिस कोर्ट में। एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन है। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। दोस्तों, जिस वक्त
इस नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप जो नेशनल असेंबली थी संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी। पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, है ना, आप समझ सकते हैं। कड़ाके की ठंड थी और उसके कारण फसल जो है वो मारी गई थी। आप जानते हैं कि ये सब फ्रांस में आम बात थी, मानी जाती थी उस समय। पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी के जो मालिक थे वो स्थिति का फ़ायदा उठाने लग गए और जमाखोरी में जुट गए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। आप जानते हैं, हमने पढ़ा है अभी इसी अध्याय में। और जो भीड़ थी वो बहुत ही क्रोधित थी और इसी क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टील पर धावा बोल दिया और उसे नष्ट नाबूद कर दिया। दोस्तों, देहाती इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों जो उस समय थे उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जला करके राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए, उन्हें भागना पड़ा। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। दोस्तों, दिन था 4 अगस्त का, साल था 1789। 4 अगस्त की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया, विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। भय की लहर का प्रसार किस तरह से हो रहा है उसको यह चित्र जो है वह प्रदर्शित कर रहा है। इसमें जो काले काले एरो बने हुए हैं ये बता रहे हैं भय की लहर को। ठीक है, आप देख सकते हैं चारों तरफ फैल गई है। मानचित्र से पता चलता है किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। अब हम समझते हैं फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया इस शीर्षक के अंतर्गत दी गई जानकारी को। दोस्तों, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। आप जानते हैं ना, यही उद्देश्य लेकर के ये असेंबली बनाई गई थी। जब तक एक ऐसा संविधान नहीं बन जाता जो सम्राट की शक्तियों को कम ना कर दे तब तक हम असेंबली भंग नहीं करेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। जैसा कि अमेरिकी 13 उपनिवेशों को आज़ादी के बाद संविधान में उनके हिस्सा दिया गया था, है ना। मॉन्टेस्क्यू का वो सिद्धांत आपको याद ही होगा, शक्ति पृथक्करण, जिसके बारे में हमने पढ़ा था अभी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो है इनमें शक्तियों का विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की दोस्तों नींव पड़ी। ये जो चित्र 7 है ये हमें यही दिखाता है नई राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से काम करती थी। आप समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखिए कि ये है न्यायपालिका, है ना। वोट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दिया गया है। न्यायाधीश आप देख सकते हैं। ये है नेशनल असेंबली जिसमें 745 सदस्य हैं, है ना। और ये है वोट दिए गए यहाँ पर जो है निर्वाचक 50,000 पुरुष, ये आप याद रखिएगा, है ना। ये सम्राट, और इसका जो है यहाँ पर जाना निषेध है ना। ये सक्रिय नागरिकों को बताया गया है, ये निष्क्रिय नागरिकों को बताया गया है। सक्रिय नागरिकों में आते थे मताधिकार प्राप्त लोग जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे। निष्क्रिय नागरिक कौन थे? जिन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है दोस्तों, सन 1791 का ये जो संविधान था इसने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, है ना। दोस्तों ध्यान से समझिएगा एक एक शब्द को, एक एक बात को और बात के पीछे छुपे अर्थ को। सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो अभी हमने चित्र में देखा, जिसकी संख्या थी 50,000, जो फिर से असेंबली के सदस्यों को चुनते थे अपने ही बीच से, यानी उन्हीं 50,000 लोगों में से। दोस्तों सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, यह भी हमने पढ़ा। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष ही थे जिनको सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, दर्जा दिया गया था, जो कम से कम
3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, यानी टैक्स पे करते थे। और जो बचे हुए पुरुष और महिलाएं थी, उनको निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। दोस्तों, निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में शामिल होना जरूरी था। ठीक है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये वाला चित्र पुरुष एवं नागरिक अधिकार का यह घोषणा पत्र है। 1790 में ले बॉर्बिए द्वारा बनाया गया यह चित्र है। दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है। आप देख सकते हैं कि ये फ्रांस और ये कानून है। ठीक है ना। इस स्रोत ग को मैं पहले आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, फिर हम इस पैराग्राफ पर आते हैं। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। पहला, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। दूसरा, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार कौन से हैं? स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तीसरा, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। चौथा, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। पांचवा, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास में है। छठा, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है ना, जिसमें सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है। सातवां क्या है? कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमें 11वां बताया गया है, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है। यानी बोलने, लिखने, छापने की विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। 12वां क्या है? सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। 17वां है, चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। फिलहाल अब हम जो है यहाँ पर इस पैराग्राफ में आते हैं। दोस्तों, संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के जो अधिकार थे उनको नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये अधिकार जो हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं और इन अधिकारों को जो है छीना नहीं जा सकता। ये अधिकार कौन से हैं दोस्तों? है ना, जीवन के कुछ अधिकार हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार हैं, कानूनी बराबरी के अधिकार हैं आदि। ठीक है दोस्तों, राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें, यानी उसके शोषण को होता हुआ भी ना देखें और स्वयं भी ना करें। अब ये स्रोत खा को समझिए। क्रांतिकारी पत्रकार जॉ पॉल मरा, है ना, इन्होंने अपने अखबार लामी द पीपल, जो जिसका अर्थ होता है जनता का मित्र, इसमें नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर एक टिप्पणी करी। टिप्पणी इन्होंने क्या करी, इसे समझिए। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र लामी द पीपल से उद्धृत। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात और ये इशारा दोनों समझ में आ गए होंगे। अब ये बॉक्स 1 है, इसमें क्या बताया गया है? राजनीतिक प्रतीकों के मायनों के बारे में हमें बताया गया था, है ना। उस समय के लोग ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए वो कुछ छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीक चिन्हों का जो है उपयोग करते थे।
ठीक है ना। और ले बॉर्बिये ने अपनी पेंटिंग, जो उसकी पेंटिंग थी चित्र 8, उसमें अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। अब इनको समझने की कोशिश कीजिए। इसको देखिए, ये टूटी हुई जंजीर है। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था, है ना। और टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। इसे समझिए। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा तो जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता। एकता में ही बल है, यह बता रहा है। इसे समझिए। त्रिभुज के अंदर ये जो रोशनी बिखेरती हुई आंख है, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। अब आप यहाँ देखिए, ये है राजदंड, है ना। ये शाही सत्ता का प्रतीक माना जाता था। और ये अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी कोई और छोर अंगूठी का नहीं होता। ठीक है। इसे देखिए, ये फ्राइजियन टोपी है, लाल फ्राइजियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली ये टोपी है। अब इसे देखिए, ये नीला सफ़ेद लाल, है ना, जो आप देख रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनो वाली स्त्री, ये कानून का मानवीय रूप है। और विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब क्या है, बराबर है। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो दोस्तों, अब हम इसमें बात करेंगे कि किस तरह से जो है फ्रांस में एक राजतंत्र का उन्मूलन हो जाता है और हो जाती है गणतंत्र की स्थापना। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह बताया गया है कि जो फ्रांस की स्थिति है वो आने वाले वर्षों में और भी तनावपूर्ण बनी रही। और जबकि हम जानते हैं कि लुईस 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद जो प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता थी वो भी चल रही थी। यहाँ पर ये जो नाम आया है प्रशा, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। प्रुशिया या फिर ये प्रशा जो है, ये उत्तरी यूरोप का एक राज्य था, है ना। जर्मन ऐतिहासिक राज्य आप इसे कह सकते हैं। और इसकी राजधानी थी कोइजनबर्ग। 1701 की अगर बात करें तो उस समय बर्लिन थी, है ना। और जर्मनी का जब भी इतिहास की बात आती है तो उसको निर्णायक रूप से जो आकार देने का काम था वो इसी ने किया है ना। और 18वीं और 19वीं शताब्दियों में ये राज्य जो था उस समय अपने चरम पर था। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। प्रशा आप समझ चुके हैं। अब समझिए दोस्तों, फ्रांस की घटनाओं से जो अन्य पड़ोसी देश थे और उनके जो शासक थे वो भी बहुत चिंतित थे। इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद, जब गर्मियाँ थी उसके पश्चात होने वाली ऐसी घटनाओं को वो नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने क्या किया, सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना उन्होंने बनाई, जब तक इस पर अमल हो पाता तब तक क्या हो गया कि अप्रैल 1792 में 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या किया, प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। समझिएगा, प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी जो हैं वो सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लग गए, है ना। और उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में भाग लिया। यानी कि उन्होंने क्या मान लिया इस युद्ध को, कि जितने भी यूरोप के राजा हैं और जो कुलीन वर्ग है उनके विरुद्ध होने वाला यह युद्ध है, ये एक जंग है। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उस समय, उनमें कवि रॉजेट द लॉयल द्वारा रचित मार्सिले भी था। ये गीत दोस्तों पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी नुकसान हुआ, भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जब भी कोई युद्ध होता है तो उस समय ये वित्तीय संकट आ ही जाता है ना। दोस्तों, पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के पश्चात घर और परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी जो है वो अब किसके कंधों पर आ गई, औरतों के कंधे पर आ गई, है ना। और देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ये लगता था कि क्रांति का ये जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी है। ऐसा क्यों लगता था दोस्तों? क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। दोस्तों, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस किया करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो
अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। मैं आपको बता दूं कि जैकोबिन क्लब क्या था, आप इसे समझिए। इसका नाम क्यों पड़ा जैकोबिन क्लब? क्योंकि ये नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा। ठीक है, अब आगे समझिए। इस अध्याय के खंड 4 में हम उनकी गतिविधियों और मांगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, ये चित्र आप देख रहे हैं, 100 कुलौत बिना ब्रीचेस वाले दंपत्ति। समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। और इनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। ठीक है, जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। अब ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस यानी घुटना जिसे कहा जाता है, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया, ताकि वो खुद को उनसे अलग बता सके। दोस्तों, यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। यानी ये ब्रीचेस क्या बताते थे? ब्रीचेस पहनने वाले लोग की जो कुलीनों की सत्ता है वो अब समाप्ति की ओर है। इसमें एक शब्द हमारे सामने आया, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, जिसके नाम से ही क्या पड़ा? जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा। तो इसमें जो कॉन्वेंट है इसका क्या मतलब है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की एक इमारत। ठीक है, इस चित्र को देखिए दोस्तों, नानीन वॉले, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। समझिए, यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाली सैलॉन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। ये तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप इस चित्र में इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिना घुटने वाले। अभी हमने चित्र में ये देखा था। 100 कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, यानी आज़ादी का, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। दोस्तों, सन 1792 की अगर हम बात करें तो उसकी गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की जो महंगाई थी और उसका अभाव था, इससे नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई, यानी एक प्लान बनाया। और हमें बताया गया है कि 10 अगस्त की जब सुबह हुई तो उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव भी पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, इन सभी को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि हम जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। हम कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना दोस्तों। लुईस 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह का आरोप उस पर लगाया गया और उसमें मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोनिएट का भी यही आश्रय हुआ। नया शब्द हमारे सामने है, देशद्रोह, जिसका अर्थ होता है अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आतंक राज को। दोस्तों, सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसे भी समझिए। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जितने भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता।
गिलोटीन क्या होता है? गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, है ना। ये मशीन को गिलोटीन कहा जाता है, जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए कि गिलोटीन क्या है। नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि आतंक राज क्या है जो हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार के द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार और व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर यानी महाशय एवं मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन यानी नागरिक एवं सितोइन यानी नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रॉबस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, यानी जो उसके सपोर्ट में थे। दोस्तों, अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अब थोड़ा इसे समझिए। ये स्रोत एक हमारे सामने दिया गया है। स्वतंत्रता क्या है यानी लिबर्टी क्या है, दो परस्पर विरोधी विचार इसमें दिखाए गए हैं। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मोलिन्स ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। दोस्तों, कुछ लोगों का क्या लिखा इसे समझिए। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ल मोनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश अब इसे समझिए। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए, संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंता और अन्वय न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पर परस्पर विरोधी विचारधाराएं स्वतंत्रता क्या है इस पर देखी। एक किसकी देखी हमने? सबसे पहले तो जिसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया था, रॉबेस्पियर, है ना, और एक पत्रकार की। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आया है। अब इस चित्र को देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। आप अच्छे से इस चित्र को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन भी था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। मुझे उम्मीद है आप इसे समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्टरी शासित फ्रांस की। दोस्तों, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। जब जैकोबिन सरकार का पतन हो गया तो मध्य वर्ग का जो संपन्न तबका था, सत्ता उसी के पास आनी थी, हम ये जानते हैं, है ना। नए संविधान के तहत क्या हुआ कि जो संपत्तिहीन तबका था उसको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। अब इसे और अच्छे से समझिए। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका यानी एक डायरेक्टरी को नियुक्त किया।
इस प्रावधान के जरिए क्या होता था, जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब समझिए, सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया, यानी मोटिवेट किया। अब समझिए, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? चित्र आप देख सकते हैं, वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। दोस्तों, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। ये बात हम समझ चुके हैं, है ना? ध्यान रखिएगा। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी जो है वो क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी, यानी मोटिवेट करेगी। किनका जीवन सुधारने के लिए? महिलाओं का। दोस्तों, तीसरे स्टेट की अगर हम बात करें तो तीसरे स्टेट की जो अधिकांश महिलाएं हैं वो जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, है ना? सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके उस समय नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख करना आदि। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। दोस्तों, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब भी शुरू किए और अखबार भी निकाले। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए, यानी 60 क्लब्स एग्जिस्टेंस में थे। ठीक है। और दोस्तों, उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर, सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग क्या थी दोस्तों? यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो कि उस समय नहीं थे। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। आप जानते हैं, हमने देखा है चित्र में भी, है ना? महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की उस समय मांग रखी। दोस्तों, इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, है ना, जब ऐसा होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें शुरुआती वर्षों की, तो प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना हुई और उसके साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य, यानी ज़रूरी कर दिया गया, है ना? मुझे उम्मीद है आप पूरी बात समझ रहे हैं, पूरी कहानी समझ रहे हैं और अब तक आपने अपनी कल्पना शक्ति का साथ नहीं छोड़ा है। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। अब समझिए, इसके बावजूद फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष दोस्तों जारी रहा। आतंक राज जब हुआ तो उसके समय सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। आप समझिए, अंततः ये हुआ कि सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल
कर लिया, है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। अब इस स्रोत को समझिए। क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज 1748 से 1793 के बीच की कहानी है इनका जीवन। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। कारण क्या था? उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसीलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए। अब इस स्रोत को देखिए। ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में जो मूलभूत अधिकार थे वो क्या थे? सबसे पहला ये था कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के ही समान है। दूसरा, सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। आप समझिए क्या लिखा गया है। सभी राजनीतिक संगठनों का जो लक्ष्य है वो क्या है कि पुरुष और महिला के जो नैसर्गिक अधिकार हैं उनको संरक्षित करना है। ये अधिकार कौन कौन से हैं? ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ठीक है। तीसरा, समग्र संप्रभुता का जो स्रोत है वो राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ भी नहीं है। चौथा क्या है? कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला और पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, यानी अपने लीडर्स के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? विधि से तात्पर्य कानून से है। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान और सार्वजनिक पद के हकदार है। फिर पांचवें पॉइंट की बात आती है, कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। ये ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में लिखे गए कुछ मूलभूत अधिकार हैं। ठीक है। इसके बाद में आप इस चित्र को देखिए। बेकरी की दुकान पर कतार में जो महिलाएं खड़ी हैं, बाद में धावा बोल दिया था, है ना, ये उसका चित्र है। अब इस स्रोत पर नजर डालते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिज्ञ शोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? ये किसके विचार हैं? ये जैकोबिन राजनीतिज्ञ शोमेत के विचार हैं। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दास प्रथा का उन्मूलन। दोस्तों, सबसे पहले आप जो है इस चित्र को समझिए। सन 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है, मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है, गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब समझते हैं दास प्रथा के उन्मूलन को। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। दोस्तों, यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील और चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता था, यानी जो उसकी आपूर्ति उस समय करते थे। कौन कौन? जो कैरिबियाई उपनिवेश थे, मार्टिनिक, गॉडेलोप और सेंट डोमिंगो। ठीक है। अब समझिए, अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने के प्रति जो यूरोपीय थे उनकी अनिच्छा का मतलब क्या था? बागानों में श्रम की कमी, है ना।
और इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। अब ये दास व्यापार क्या है, इसे समझिए। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दागा जाता था और एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। समझिएगा आप। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। नया शब्द है निग्रो। इसे समझिए। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले कुछ स्थानीय लोग हैं जिनके लिए शब्द उपयोग में लाया जा रहा है। यह एक अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं क्रांति और रोजाना की जिंदगी। दोस्तों, क्या राजनीति, लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल या उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1790 से बाद के जो वर्ष थे उनमें फ्रांस के पुरुष और महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। समझिए कैसे। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। ठीक है, हम सब बास्तील के विध्वंस से तो परिचित हो ही चुके हैं। तो बास्तील के विध्वंस के बाद सन 1790 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह कौन सा था? वह था सेंसरशिप की समाप्ति। इसका मतलब समझिए। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत जितनी भी लिखी हुई सामग्रियां थी और जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी, किताब, अखबार, नाटक, इनको राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही छपाया जाता था, प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। लेकिन अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया था। ठीक है, परिणाम क्या निकला? फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वो तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची और उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या था दोस्तों? यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं, है ना? प्रेस को स्वतंत्रता मिल गई। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लग गए। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था, है ना? इस चित्र को देखिए। देशभक्त कसरती दाब मशीन जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता है। अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 का यह चित्र न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है। ठीक है, इस चित्र को देखिए। मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली रचित ये चित्र है। इस अध्याय में मरा के बारे में हमें याद है ना? इसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन जो है वो हमने उस समय देखा था। फिलहाल अब हम सारांश की बात करते हैं। इसे समझिए, इस चित्र को देखिए। आल्प्स पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया ये चित्र है ना दोस्तों? 1804
इस समय नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू करी, पुराने राजवंशों को हटा दिया और उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। समझिएगा, नेपोलियन ने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चला दी। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद भी थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लग गए। आखिरकार हुआ ये कि 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। दोस्तों, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। आप इस बात को याद रखिएगा। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे, है ना। दोस्तों, इसे समझिए। ये जो बॉक्स में जानकारी दी है, राजा राममोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से ही एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में हमें जानना है ना। वो किस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं, है ना। सुशोभन सरकार, नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा 1946। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आया है। यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है, अच्छा लगा है, पसंद आया है। और दोस्तों, अगर ऐसा है तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, इस कहानी को समझें, इन घटनाओं के विवरण को समझें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है ना, हमें समझना। जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।